Hello friends, welcome to our YouTube channel Minister of Mathematics. This is the lecture number 2 of DUBHU crash course. ठीक है, आई होप लेक्चर 1 में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको मैं रिकॉल कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट पढ़ाया था, उसके बाद आपको सबसेट्स, पावर सेट एंड फंक्शंस बताए थे। इसमें आपको वन वन ऑन टू, ठीक है, इक्वल सेट्स, और आपका बात रही इनकी काउंटिंग पे भी हमने डिस्कशन किया था। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। इस पे मैंने आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस भी आपको बताए थे और इन डिटेल सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली जो हम पढ़ेंगे वो ये सीखेंगे कि जब किसी ने ये नहीं बताया था कि बेसिकली सेट्स, कोई सेट डिफाइन नहीं था। जैसे हम अभी ये जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। जब शुरुआत में बहुत पहले ये नहीं पता था कि कोई नेचुरल नंबर का सेट होगा, तब लोग कैसे मतलब नंबर्स को डिफाइन करते हैं। जैसे अभी तो मैं जानता हूँ ना कि लाइक मैं लिख दूँ वन, इसे मैं वन कहता हूँ। सपोज जब इसको पता ही नहीं था कि वन कैसे होता है, कैसा दिखता है, तो तब हम कैसे क्या करते थे। तो उसी के बेसिस पे एक आपने बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन हैं कैंटर्स, तो इनकी दो थ्योरम है। ठीक है, एक कैंटर्स हाइपोथेसिस है एंड कैंटर्स थ्योरम। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम कैंटर्स के ऊपर ही स्टडी करने वाले हैं और मैं बताऊंगा कि मतलब ज़्यादातर कहीं पे भी आप लेक्चर थ्योरी पढ़ो, ठीक है, तो वहाँ पे कहते हैं कि कैंटर्स ने ये किया है, कैंटर्स बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है। तो आई ऑल्सो टेल यू कि कैंटर्स ने जो किया है, आई थिंक उनका वो इसीलिए अच्छे हैं कि उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी थी। जैसे सपोज यही नहीं कि हाइपोथेसिस बनाई है, थ्योरम बनाई है, तो इसलिए ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंस है, बट नहीं। यदि आप सपोज इन योर एमएससी आप मीजर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक आपको कैंटर सेट मिलता है। ठीक है, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं और ये एक अनकाउंटेबल सेट है, बट इसका मीजर जीरो है। और इस फैक्ट से बहुत ज़्यादा जो थ्योरम्स हैं वो बहुत क्रिटिकल सी हो जाती है, मतलब बहुत अच्छा यूज है इसका। ठीक है, तो इन योर फ्यूचर यू ऑल्सो रीड अबाउट कैंटर सेट, बट अभी हम लोग कैंटर सेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले। बट हाँ, कैंटर्स थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे आराम से बढ़िया तरीके से इस लेक्चर में। ये हम पढ़ा थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ओके, तो कैंटर्स हम थ्योरम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस देखेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस पे थोड़ा सा बवाल है, बट ठीक है, अब जो है वो हमें पढ़ना ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेट्स, सबसेट्स, पावर सेट बताया था, बट ऑर्डर्ड पेयर बताना भूल गया, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑर्डर्ड पेयर लिख लीजिए। सपोज ए क्रॉस बी है, तो इसको जो डिफाइन करते हैं वो टपल फॉर्म में करते हैं, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। और जो ए बी है, इसको आप बहुत लोग टपल कहते हैं और इसको आप कॉल्ड ऑर्डर्ड। ठीक है, टपल इस इन द सेंस ऑफ लाइक आप आर स्क्वायर में कर रहे हो या वो, तो वो टपल फॉर्म भी हम आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर से मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज यदि आपका ए कॉमा बी जो है वो आपके v कॉमा ए के इक्वल हो जाता है, दिस इम्प्लाइज ए और v है वो इक्वल हो गए। ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप क्या करो, इम्पोर्टेंट लगा के रख लो, क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले लेक्चर्स में हम करने वाले हैं कि एन क्रॉस एन को हम एन के सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है, हम आर क्रॉस आर को आर दिखाने वाले हैं। तो बेसिकली ये फ्यूचर में आने वाला है और यहाँ पे ये यूज होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन इस टाइप की है, यदि ए क्रॉस बी आप करता है तो ए कॉमा बी, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं और इस टाइप से लिखते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ का फर्स्ट पेयर है वो आपका ए में बिलोंग करेगा, बिकॉज ये आगे था, बी जो है वो बी में बिलोंग करेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, इसके बाद अब बात आती है कि सपोज मैं अब कैंटर्स थ्योरी पे आता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल अब हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे और मैं बात करूँगा कि सपोज जब इसको सभी लोग जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट है, पर मैं अभी कहता हूँ एक वक्त के लिए आप इसको नेचुरल नंबर ना कह के आप इसे सिंबल्स का सेट कहिए। ठीक है, आपको नहीं पता कि कोई नेचुरल नंबर का सेट था, बट ये मानिए ये आपको गॉड गिफ्टेड सेट है, मतलब
किसी भी बुक में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ये सेट कैसे आया, ठीक है, मतलब ये कहाँ से आया, ये कहीं पे भी किसी के मतलब ज़्यादा डीपली नहीं है, तो ये आपको गॉड गिफ्टेड सेट मानना है, ठीक है। बट अभी इसको नेमिंग मत करिए, ठीक है, आप मानिए कि ये कोई एक तरीके का कोई है, सिम्बल्स हैं, ठीक है, और मैं मान के चलता हूँ तो 1 2 3 ... एन होगा, n+1 होगा, और ऐसे ये चल रहा है, ठीक है। ये गॉड ने दिया है हमें, ठीक है, आप कहीं पे भी जाओगे कहीं पे भी कुछ नहीं बताएगा, तो इसको आपको रखना है कि हाँ ये गॉड ने हमें दिया है। अब हम इससे क्या कुछ फ्यूचर की बात कर सकते हैं, फ्यूचर में कैसा होता होगा, मतलब कैरेक्टर्स थ्योरी जब आई उससे पहले क्या सीन था, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आज मैं सिंबल बोर्ड बेसिकली, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं कैरेक्टर्स थ्योरी को आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एस एन में डिफाइन करता हूँ, एस एन क्या है बेसिकली, एस एन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज सिम्बल्स, लाइक कहेंगे हम एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 अप टू n सिम्बल्स तक का सेट है, ठीक है। और इसको इसी की हेल्प से हम सारी चीजें अब कहने वाले, दिस इज द फैक्ट। एस एन मीन्स 1 से लेके n सिम्बल्स का कोई सेट हमने बना लिया, क्योंकि सेट हम देखो, मैं बार बार सेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेट हम डिफाइन कर चुके हैं, यू नो व्हाट इज सेट, ठीक है। तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो देख के आइएगा, व्हाट इज सेट आई एक्सप्लेन, ठीक है। जो लास्ट की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कहोगे सर बहुत बहुत ही कॉन्सेप्ट था, बट यहाँ से अब कॉन्सेप्ट जो है वो आपका थोड़ा इंक्रीज होगा, तो आप परेशान मत होइएगा कि सर कैसे क्या चलेगा, सब अच्छे से चलेगा, ठीक है। चलिए अब सिंबल बोर्ड पे आते हैं। तो सिंबल बोर्ड बेसिकली क्या है, सपोज आप ऐसे बोलिए, मैं पुराने जैप का देखूं, तो इस एसन को मैं एक सिंबल बोर्ड पे करना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर आप पूरे जो आपने एन को रिप्रेजेंट किया उसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलता है। तो एक तरीके से सिंबल बोर्ड है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, आपने कभी सोचा है कि जब पहले के लिए लोग कुछ चीज सामान वगैरह खरीदने जाते हो, वो कैसे कहते होंगे कि मुझे ये चाहिए, सपोज कि मुझे 3 टाइम्स चाहिए, या फिर सपोज मुझे यदि वो चीनी खरीदने जाते हैं तो वो कितने किलो मांगते होंगे, वो कैसे बताते हो। अब ये थोड़ा ना कहेंगे कि 3 किलो चाहिए, यहाँ से तो मैं 3 बोलूंगा आप समझ जाएंगे, बट वहाँ पे पहले पता नहीं था ना कि इसको 3 कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस तरीके से वहाँ पे एक पैटर्न हो सकता है कि वहाँ वहाँ हर चीज़ पे एक तरीके का कुछ चीज़ रखी हुई है जिसपे वो आप, या फिर एक कलर मार्क कर सकते हैं कि ये मार्क इस नंबर को या फिर इस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, डेट्स द ओनली रीजन, वहाँ से होता होगा। तो आप समझ रहे हैं चीज़ है, सपोज आपको चीनी जो है जिसको हम शुगर कहते हैं, बहुत सारे लोग शायद नहीं समझ पाए, शुगर को हम चीनी कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो शुगर, तो शुगर हमें जस्ट सपोज 3 kg चाहिए, तो आप ऐसा हो सकता है यदि इस पे कुछ कलर्स मार्किंग हुई है तो आप कलर से या इसको बता दो, देन जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि आपको कितना चाहिए, देन यू से दिस इज द कलर, ठीक है। तो इस कलर के पॉइंट से आप बता सकते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गई, यहाँ पे एक मैपिंग हो रही है, किस किस के बीच में, द सिंबल्स इन बिटवीन द कलर्स, आप समझ रहे हो। तो आप एक कलर की से आपको एक सिंबल बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन हो रही है कि सपोज आप वाइट कोई सिंबल है, आप सपोज वाइट क्लिक करते हो तो उस पर 1 है, आप सपोज रेड क्लिक करते हो उस पर 2 है। अब मेरी बात समझ रहे हो, तो वहाँ पे क्या सीन चलता था, एक मैपिंग चलती थी, एक मैपिंग। तो सिंबल बोर्ड आपको रिप्रेजेंट्स करता है कि मैपिंग कैसे बताते हैं, ठीक है। तो मैपिंग मैंने आपको बताई हुई है, व्हाट इज 1 1 व्हाट इज 1 2, तो सब चीजें बताई हुई, गॉट इट। सो ये सिंबल बोर्ड की हेल्प से इसको और आसान किया केंटर ने, जिन्होंने ये बताया कि बेसिकली, मैं भी बताऊंगा आपको कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि सिंबल बोर्ड से फाइनाइट सेट, ठीक है, इन्फिनाइट सेट, ठीक है, को रिलेट किया, और जो मैपिंग होती है उसके ऊपर एक थ्योरम भी दी, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी ऑन टू मैप बिटवीन या फ्रॉम, that doesn't exist any onto map from A to P, ठीक है। तो ये भी थ्योरम जो है वो उन्होंने दी, तो मैं बताऊंगा आपको कि ये ऑन टू कभी नहीं होती, ठीक है। तो सिंबल बोर्ड आप समझिए कि पहले के ज़माने में आप एक थिंक समझिए, अभी हम क्या देते हैं 3 तो तुरंत दे देता है, बट पहले के ज़माने में क्या होता होगा, ये मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग चीज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कल मैंने मैपिंग सिखाया था, तो आप यहाँ पे समझिए कि मैपिंग का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप, देखो इसका बहुत एक्सप्लेनेशन है, बहुत जगह है, यदि आपको बहुत अच्छी थ्योरी सिंबल बोर्ड के रिलेटेड पढ़ी तो आप विकिपीडिया में जाके सर्च कर सकते हैं।
बट हम लोगों को बेसिकली हम क्रैश कोर्स में हमको उतनी नॉलेज लेनी है जितनी हमारे काम की है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक आपको आइडिया दे दिया व्हाट इज सिंबल बोर्ड। सिंबल बोर्ड से आप ये बता सकते हो कि आप कितनी चीज़ें ले रहे हो, ठीक है। तो सिंबल बोर्ड से बेसिकली यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब ये था कि सपोज आप सिंबल बोर्ड से मैप बना के आप ये बता सकते हो कि आपके पास चीज़ें कितनी है, जैसे सपोज 3 है, मतलब आप किसी भी चीज़ की काउंटिंग कर सकते हो। गॉट इट। तो मेन वर्ड जो मैं यहाँ से निकालना चाहता था वो है काउंटिंग, ठीक है। अब काउंटिंग वर्ड आपने समझ में आ गया कि सपोज मुझे चीनी 3 किलो चाहिए, मतलब शुगर। सपोज मुझे जो ऑयल है वो 2 लीटर चाहिए, तो सपोज कोई हमने जो मैपिंग है वो ये बना दी, ठीक है। इसका कोई कलर बता दिया। तो मेरी बात समझ लो कि किसी भी चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं तो उसको काउंट करने के लिए हमें सिंबल बोर्ड चाहिए, ठीक है, जो पहले के टाइम में था। समझ आ गई। इसी की हेल्प लेके हम आगे चीज़ों को काउंट करेंगे और उसको दिखाएंगे। और सिंबल बोर्ड को हम अभी हम यूज करेंगे जब आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब कैंटर्स ने इसी सिंबल बोर्ड को थोड़ा कैटेगराइज किया, ठीक है। जब कैंटर्स आए उन्होंने अपनी अलग तरीके से थ्योरी दी, तो उन्होंने इस सिंबल बोर्ड को ही कैटेगराइज किया। क्या कहा? द एलिमेंट्स ऑफ दिस एन, ये एन क्या है, जो एन था आपका, यही तो आपने सिंबल बोर्ड में सब रख रखे थे। तो ये जो एन के जो एलिमेंट्स हैं या फिर ये जो सिंबल्स हैं, ये जो इनको, इन एलिमेंट्स को उन्होंने दिया कार्डिनल, इनको कहते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ एन को हम कहते हैं कार्डिनल, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन को हम कहते हैं कार्डिनलिटी। ये बताया हमारे कैंटर सर, ठीक है। तो कैंटर ने बताया कि जो एन आपने डिफाइन कर रखा है, जो सिंबल्स का सेट है बेसिकली 1 से जितने भी सिंबल हैं, तो उसमें हर एक एलिमेंट्स को जो कहते हैं वो कार्डिनल कहते हैं। आप किसी भी फॉरेन राइटर की बुक में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये वर्ड, और मोस्ट ऑफ इंडियन राइटर, ठीक है। तो कार्डिनल, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ एन, अब सपोज इसको कहते हैं कार्डिनलिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 ब्रैकेट के बीच में। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं कि ये मॉड नहीं है। जब किसी सेट पे आपको लग रहा है, देखो किसी एलिमेंट पे लग रहा है तो वो मॉड है, बट किसी सेट पे लग रहा है तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, इस सेट के पास कितने हैं। पास समझ में आ गई। तो ये दोनों चीज़ों को अब आपको मैं आगे हमेशा कार्डिनलिटी और से रिप्रेजेंट करूंगा किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए, तो आपको इस ध्यान रखना है। तो ये चीज़ किसने बताई थी फ्रेंड्स? कैंटर ने, ठीक है। तो एक कैंटर ने यहाँ से अपनी थ्योरी जब देना स्टार्ट किया था तो उन्होंने इसको पहले ही डिफाइन कर लिया था। अब आगे जब थ्योरी आएगी तो उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैपिंग वगैरह मैं पहले ही बता चुका हूँ, व्हाट इज 1 1, व्हाट इज 1 2, व्हाट इज काउंटिंग ऑफ 1 1 फंक्शन, व्हाट इज काउंटिंग ऑफ 1 2 फंक्शन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिमिलर सेट, ठीक है। सेट आपको पता है बट हमें सिमिलर को डिफाइन करना है। तो सिमिलर को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी, देखिए मैं बोलता आपको जा रहा हूँ साथ साथ, यदि मेरे राइटिंग में कोई इशू होता है आप हमें बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं अभी बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, तो हो सकता है मे बी कुछ थोड़ा बहुत बैड रहेगा, बट जैसे जैसे हम कैरी ऑन करेंगे लेक्चर सीरीज पे तो आपका सही होता जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो परेशान ना हो बिल्कुल भी आप। तो टू नॉन एम्प्टी सेट आर सेट टू बी सिमिलर ये आई यहाँ से कर सिमिलर, ठीक है। टू नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू बी सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट bijection between them। इसका मतलब क्या है कि टू सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी में तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं। टू नॉन एम्प्टी सेट आर सेट टू बी सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन है बिटवीन देम। इस चीज को आप समझ लीजिए बाय एग्जांपल्स कि किसी चैट को सिमिलर हम क्यों कहते हैं।
the set of Pandavas to the set of vowels, to the set of vowels. पांडवास कितने थे? 5 थे। वॉवेल्स कितने थे? 5 थे। तो आप हमेशा एक वॉवेल को एक पांडवा दे सकते हो। तो यहाँ क्या हो गया? 1 1 बन गया। ठीक है, आप हमेशा एक वॉवेल के लिए एक पांडवा ढूंढ सकते हो। ऑन टू हो गया। और यू कैन ऑल्सो सी कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम भी है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब दो सेट की कार्डिनलिटी सेम हो जाती है तो वहाँ बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाता है। और जैसे ही बाइजेक्शन बनेगा आप क्या कह पाओगे बाय डेफिनेशन से कि ये जो सेट है वो सिमिलर है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि बेसिकली देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, टू सेट जो कि नॉन एम्प्टी होने चाहिए आर सेट टू बी सिमिलर। ये देखो आप मेरे कर्सर पे बहुत ध्यान रखिए आप, ठीक है। ये इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन देम, मतलब जो मैपिंग आप डिफाइन कर रहे हो वो बाइजेक्टिव हो जाती है। तो जो दो सेट ले रहे हो आप ए टू बी, वो जो हो जाएंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर का जो होता है वो ये होता है साइन, ठीक है। तो दो सेट जो है वो सिमिलर तब होंगे जब उनके बीच में बाइजेक्टिव मैप काम करते हैं। तो ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे जिसमें कुछ भी हो, ठीक है। जैसे आप बात करें द सेट ऑफ पांडवास टू द सेट ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स इन ए ओलंपिक सिंबल, ठीक है। द सेट ऑफ वॉवेल्स टू ए सेट ऑफ 5 अम्ब्रेलाज ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट 5 कलर्स। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं तो आप बना सकते हो। तो दिस इज योर टास्क, आप लिख लो अपने तरफ से जो मैंने बोला। मैं दोबारा बोल देता हूँ, सेट ऑफ पांडवास टू सेट ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स इन ए ओलंपिक सिंबल। मतलब ओलंपिक का जो सिंबल होता है ना, जिसमें 5 चूड़ियाँ होती हैं, तो आप ध्यान रखना उसमें सर्कल होते हैं। तो उसमें कलर भी आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग होता है, तो उसमें आप कलर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने बोली कि नंबर ऑफ ओलंपिक, कुछ भी लिख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो फिर से पांडवाज को कनेक्ट, फिर से आप पांडवाज लो एक सेट ए को, और बी को आप जो ले लो, बी जो सेट है उसको आप ले लो अम्ब्रेलाज, ठीक है। और अम्ब्रेलाज भी लो विद डिफरेंट 5 कलर्स, विद डिफरेंट 5 कलर्स। तो एक एक को आप अलग एक एक दे दोगे तो बात हो जाएगी, बाइजेक्टिव बन जाएगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आ रही। तो सिमिलर सेट के बाद अब जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो आता है आपको फाइनाइट सेट। तो व्हाट इज फाइनाइट सेट? ए नॉन एम्प्टी सेट is said to be finite if it is similar to Sn। अभी बताऊंगा व्हाट इज Sn। for some n belongs to n, and this n is called the cardinality of A, ठीक है। तो अभी आता है रेड पेन से। रेड देखिए, ब्लैक पेन से हेडिंग होगा, ब्लू पेन से आपका मैं लिखूंगा, और रेड पेन से आपको चीजें समझाऊंगा। ओके, तो ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई दिक्कत नहीं है, इज सेट टू बी फाइनाइट। तो हम किसी भी सेट को जो नॉन एम्प्टी उसको फाइनाइट तब कहेंगे इट इज सिमिलर, सिमिलर अभी ऊपर बताया, सिमिलर टू Sn, मतलब उस सेट से Sn पे बाइजेक्टिव मैप बन जाए। यही तो हम चाहते हैं। फॉर सम एन, मतलब ए जो है उस किसी एन के लिए, मतलब S3 S4 S5 कुछ भी, किसी भी एन के लिए इन दोनों के बीच में बाइजेक्टिव एन बन जाए, देन दिस एन इज ऑल्सो कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। तो बेसिकली मतलब यही है कि सपोज एक सिंबल बोर्ड आपने बनाया, आपने कोई एक सेट रख लिया, जो मैंने ऊपर समझाया था वही चीज़ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वाइट कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, यहाँ पे सिंबल बना लिया 1 2 3, क्योंकि
अभी आप 4 लोगे तो 4 को किससे बताओगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। सपोज मैंने कहा कि यदि आप व्हाइट चूज करते हो तो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन चूज करते हो 2 को करता है, रेड चूज करते हो 3 को करता है। सपोज मैं रेड से भी 4 को भी कर दूं, यहाँ पे हो जाएगा कंफ्यूजन कि कब बंदा कौन से को बता रहा है, तो इसलिए हम 4 को तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप सिमिलर, और सिमिलर की मीनिंग क्या होता है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब इधर और इधर बराबर। गॉट इट। तो मेरी चीजें समझ रहे हो आप कैसे रिलेट कर पा रहे हो। तो बाइजेक्टिव का मतलब समझे, बाइजेक्टिव क्यों, क्योंकि यहाँ और यहाँ बराबर होना चाहिए, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा आपकी मैपिंग में। जो आप कहना चाह रहे हो, जो ये बंदा कहना चाह रहा है वो ये समझेगा ही नहीं ना। तो इसने वाइट को पिक किया, इसका मतलब इसे 1 चाहिए, इसने ग्रीन को पिक किया, इसका मतलब इसे 2 चाहिए, इसने रेड को पिक किया, इसका मतलब 3 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी एक मैपिंग डिफाइन है जो ए से एस एन, आप इसको एस एन कह सकते हो। एस एन तो फाइनाइट टर्म्स तक है ना, ये फाइनाइट है। तो यदि ये इसके सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ, द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज हैज टू बी 3। गॉट इट। तो इससे आप क्या कह सकते हो, द सेट इज फाइनाइट। गॉट इट। अब बात आते हैं नेक्स्ट चीज। और जिसे किसी को भी समझने में दिक्कत हुई है तो वो मेरे को बता सकता है कि क्या दिक्कत हुई है। ठीक है, नोट यहाँ पे एक नोट कर सकते हो, मैं इसको लिखूंगा नहीं, आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, कि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो टेकन एज अ फाइनाइट सेट विद अ कार्डिनलिटी 0। तो कोई सेट ए है वो एम्प्टी है, ठीक है, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो 0। तो लिखो ए एम्प्टी सेट is also taken as a finite set. A empty set is also taken as a finite set with a cardinality 0 because you also know, मैंने बताया हुआ है कि empty set में वो होता है there doesn't exist a single element या फिर there is set with no elements। तो जब elements ही नहीं है तो आप मैप क्या डिफाइन करोगे। और मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो है वो डिफाइन ही नहीं होता जब आप एक सेट को एम्प्टी लोगे। फंक्शन की डेफिनेशन है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, कार्डिनलिटी 0 हो जाएगी। बात समझ गए। तो चीज़ें आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं जिसको मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट आपसे कहा जा रहा है ए नॉन एम्प्टी सेट विच इज नॉट सिमिलर टू ए नॉन एम्प्टी set which is not similar to Sn for any n belongs to नेचुरल नंबर आप कह सकते हो, या फिर सिंबल का सेट कह सकते हो। ठीक है, is defined as या is said to be, जो भी आप लेना चाहो, is defined as infinite set। मैंने ब्लैक से लिख दिया, ब्लू से लिखना चाहिए था बट कोई नहीं। ठीक है, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जैसे आपको मैंने एग्जांपल नहीं दिया फाइनाइट सेट का। ठीक है, तो फाइनाइट सेट का बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे नंबर ऑफ पांडवास एक सेट बनाओ तो 5 आएगा। नंबर ऑफ सर्कल्स ऑफ ए सिंबल ऑफ ओलंपिक, उसमें भी 5 का सेट आता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, वो भी एक फाइनाइट नंबर होता है। नंबर ऑफ टीचर्स इन ए स्कूल, ठीक है, तो ये सब फाइनाइट सेट के एग्जांपल है। ओके, समझ में आ गया। नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, ये भी फाइनाइट सेट है। नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये सब फाइनाइट है। ओके, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं और किया भी है लोगों को। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज, जो आप लाइक इस सिंबल बोल के सिमिलर दिखा पाओ तो वो आपका क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक, रेड पेन ले लेता हूँ। ए नॉन एम्प्टी सेट विच इज नॉट सिमिलर टू एस एन। तो ऐसा सेट जिसको आप इसके सिमिलर ही ना बता पाओ जो एस एन है, मतलब आप एक ऐसी मैप बनाओ बट वो बाइजेक्टिव ही ना हो पाए, नॉट बाइजेक्टिव, तो आप उसको सेट जो है फॉर एनी एन, आप उसको फाइनाइट नहीं कह सकते, आप क्या कहोगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट को ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था, तो इनफाइनाइट को मुझे नहीं लगता ज़्यादा नीड होगी आपको एक्सप्लेन करने की। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए आप नेचुरल नंबर, क्योंकि एस एन के साथ इसको आप बाइजेक्टिव नहीं दिखा सकते। एस एन में आपका 1 से लेके
एन तक आता है, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया इसमें आपको जानते हो अप टू इन्फिनाइट रहेगा, एन से ज़्यादा भी आता है, तो आप इसके साथ बाइजेक्टिव मैप नहीं बना सकते बिकॉज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस एंड द कार्डिनलिटी ऑफ दिस आर नॉट सेम, सो यू कांट से दिस। ओके, तो सेकेंडली एन आप रख लो, दिस इज इन्फिनाइट सेट। आप पावर सेट पढ़ के आए हो, पावर सेट ऑफ एन रख लो, पावर सेट ऑफ एन मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एन, ठीक है, कंटेनिंग एन। ओके, और आप चाहो तो आप ये भी पढ़ के आए हो जैसे मैंने बताया था, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो एन क्रॉस एन जो ऑर्डर्ड पेयर्स सेट है ये भी आपका इन्फिनाइट सेट है, ठीक है। और एन क्रॉस पी एन, क्योंकि अभी मैं जो पढ़ के आप आए हो वही बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी है। ओके, गॉट इट। अब आता है नेक्स्ट, देखो सिमिलर सेट को बेसिकली जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए उसके और भी नाम हैं। ये जो सिमिलर सेट है, ये जो सिमिलर सेट है इसी के नाम को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल और इक्विन्यूमेरस, ठीक है, या इक्विवेलेंट। ओके, तो इसी सेट को हम इक्विवेलेंट सेट या फिर इक्विन्यूमेरस सेट या फिर इक्विपोटेंशियल सेट कहते हैं, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल का मतलब कौन से सेट के पास पोटेंशियल ज़्यादा है या कौन से सेट के पास पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो इस पर भी बात, क्योंकि इसका यूज हो सकता है हम काउंटेबल अनकाउंटेबिलिटी में आपको देखने को मिल सकता है, उसको भी मैं आपको नोट आप डालिए और उस नोट में 1 नंबर पे लिखिए, मैं बोलूँगा और आप लिखिएगा, क्योंकि हर चीज़ में लिखूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखो ए, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन एवरी पॉसिबल मैप फ्रॉम ए टू बी fails to be onto fails to be onto then we say, आप क्या कहेंगे, देखो यहाँ से यदि आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है और आपकी जो मैपिंग डिफाइन है वो ए से बी पे है और वो ऑन टू फेल कर जाती है, ऑन टू फेल कर जाने का मतलब कि ऑन टू कब होता है, ऑन टू में ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा होती है और बी की कम। जब ये फेल्स कर गई इसका मतलब क्या है कि ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट, समझ रहे हो आप बात को। तो ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा नहीं हो सकती इसका मतलब या तो इक्वल भी नहीं हो सकती, इक्वल पे तो काम हो जाता है, मतलब लेस है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यदि कोई मैपिंग ऑनटूनेस को फेल कर जाती है देन वी से पी हैज मोर पोटेंशियल देन ए, ठीक। सेकेंड पॉइंट लिखो, सेम ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, एक मैपिंग डिफाइन करो ए टू बी फेल्स टू बी 1 1, या ऑन टू की जगह आप क्या लिखोगे 1 1, ठीक है। और देन वी से ए हैज मोर पोटेंशियल देन बी, तो 1 1 में आपका ए रखेगा ज़्यादा पोटेंशियल और ऑन टू में आपका बी रखेगा ज़्यादा पोटेंशियल, ठीक है। तो जो पोटेंशियल की बात है वो कहाँ से निकल के आई, इसका क्या मीनिंग है आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि अभी आगे सब चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब हम कैंटर्स थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, उसमें ये पोटेंशियल वर्ड जो है उसको हम यूज करेंगे थ्योरम के बाद, मैं समझाऊंगा कि क्या मीनिंग है। तो आप समझ गए कि जब आपका ऑन्टूनेस फेल होता है तो आपका जो कोडोमेन है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और जब आपकी वन वननेस फेल होती है, ठीक है, वन वननेस मतलब ये वाला, देखिए ये वन वननेस फेल होती है तो आपका जो डोमेन सेट है वो आपका ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। चलिए अब नाउ द मेन थ्योरम ऑफ दिस लेक्चर, जो इसके लिए ही हम अभी तक सब कुछ कर रहे थे, तो वो है कैंटर्स थ्योरम, ठीक है। हम सब चीज़ें लाइन से पढ़ रहे हैं,
और कुछ चीज़ें अभी मैंने छोड़ी भी हैं, जैसे वन वन एग्जाम वन वन एस का ऊपर कुछ मैपिंग डिफाइन करके उनको सिमिलर दिखाना, तो वो सब चीज़ें हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे कैंटर्स थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और जो भी फ्रेंड्स को मज़ा आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक आपने कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कोर्स परचेज करिए DUBHU का, और हमारे साथ लेक्चर सीरीज लीजिए। हो सकता है इसके बाद जो वीडियोस हो वो आपके लिए प्राइवेट हो सकता है दिस वीडियो इज आल्सो पब्लिकली, और मे बी दिस वीडियो इज प्राइवेट। ओके, सो आप अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जिस भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, यदि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। कोर्सेज फीस आर वेरी लो, ठीक है। तो आई थिंक बैटरी चार्ज मे बी 19%. So quickly after Cantor's theorem, Cantor hypothesis, I close the lecture also. In the next lecture we can discuss new things. So AB non-empty set, let AB non-empty set. Okay, then um, there doesn't exist any onto map from A to PA. ओके, सो सीधा सिंपल मतलब है कि ए से पी ए पे कोई भी ऑन टू मैप आपकी नहीं आएगी, ठीक है। ओके, तो लेट ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन दैट डजंट एग्जिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी जो ऑन टू हो और उसके ए से पावर सेट ऑफ ए पे डिफाइंड, ठीक है। तो जब ऑन टू मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, बिफोर प्रीवियस नोट पे हमने क्या बोला था, जब ऑन टू को फिल करे तो आपका कोडोमेन जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो लेस देन हो गई कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए से, क्योंकि पावरफुल कौन हुआ, पावरफुल हो गया आपका पी ऑफ ए बाई कैंटर्स। बात समझ आ गई। जो जो इक्को पोटेंशियल या फिर जो ज़्यादा पोटेंशियल है, कम पोटेंशियल है, इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कैंटर ने दिया है, ठीक है। और उनके थ्योरम से कहती है कि जो जो यहाँ से ये जो मैपिंग है फ्रॉम ये आपका सेट से उसके पावर सेट पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये तो नहीं कहा कि कोई फाइनाइट सेट, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा क्या, ए कोई फाइनाइट या इनफाइनाइट नहीं, मैंने बस नॉन एम्प्टी लिखा है, कोई फाइनाइट इनफाइनाइट की बात नहीं की, ठीक है। तो आप यहाँ पे फाइनाइट लो चाहे इनफाइनाइट लो, बाय कैंटर्स यू कैन से द कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन क्या था, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए ऑफ एनी सेट इज मोर पोटेंशियल देन ए। तो यहाँ पे एक नोट लिख सकते हो कि पावर सेट ऑफ एनी सेट इज मोर या हैज मोर पोटेंशियल इज एज कंपेयर टू द सेट ए, ठीक है। तो आप एक नोट लिखिए यहाँ पे और नीचे लिखिए कि पावर सेट ऑफ एनी सेट हैज मोर पोटेंशियल देन दैट ऑफ ए, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई, ओके। तो अब एक होता है इसका प्रूफ, ठीक है। इसका प्रूफ जिस चीज़ को इंटरेस्ट, ठीक है, प्रूफ मैं वीडियोस में नहीं कराऊंगा क्योंकि हम लोग एक क्रैश कोर्स की तरह बढ़ रहे हैं, तो हमको उस प्रूफ के रिजल्ट से मतलब है, प्रूफ से नहीं। तो यदि आप इसको प्रेफर करना चाहते हैं तो आप एसके मप्पा को देख सकते हैं, ठीक है। आप कुमरेशन सर को देख सकते हैं, कुमरेशन सर की बहुत अच्छी बुक है, उसमें भी आपको प्रूफ मिल जाएगा। और आप बुक्स को नहीं प्रेफर करना चाहते, बुक्स नहीं है, आप मेरे को ग्रुप पे आके मांग सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके कहेंगे सर आप मेरे को प्रूफ बता दीजिए, तो मैं प्रूफ बता दूंगा। यदि आपके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि प्रूफ्स वगैरह के चक्कर में आप अभी ना पढ़ें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेक्चर्स बहुत हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रूफ्स हम डिस्कस नहीं करने वाले फ्रेंड्स, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरम से जो हमने फाइनली पाया वो नोट हमारा कि पावर सेट ऑफ ए हैज मोर पोटेंशियल देन ए, ठीक है। तो सिमिलरली इफ ए को हम यहाँ पे नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर लें तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि पोटेंशियल ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर is more than
पोटेंशियल ऑफ एन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एन है वो ग्रेटर देन हो गई कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, राइट, बाई कैंटर्स, बाई अबव थ्योरम। कैंटर की थ्योरम थी, उन्होंने ही कहा था ये सब। और आप जानते हो कि ये भी सेट इन्फिनाइट है और ये भी सेट इन्फिनाइट है। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि दो इन्फिनाइट सेट भी छोटे बड़े हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने क्या बताया कि फाइनाइट सेट की, सपोज एक ए सेट की कार्डिनलिटी 3 है और ए सेट की कार्डिनलिटी आपकी 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट छोटा हुआ, ये सेट बड़ा हुआ ना। बट यहाँ इन्फिनाइट में तो हम कभी ये बात करते नहीं ना कि ये छोटा है बड़ा है। बट अब इस थ्योरम से हम कह पाएंगे कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बड़ा सेट है और इन्फिनाइट मतलब कार्डिनलिटी दोनों के इन्फिनाइट है, बट ये सेट बड़ा है। कैसे? क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन्फिनाइट। मतलब इन्फिनाइट सेट में भी हम कम ज़्यादा बड़ा की बात कर सकते हैं, राइट। तो आप जानते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ एन जो होता है वो एलिफ नॉट होता है। क्या होता है? एलिफ नॉट होता है। मैं थोड़ा सा चार्जिंग बार बार देख रहा हूँ, सो जिससे जो चीज़ें हैं वो आपको 15%। ओके, सो मैं जल्दी से ट्राई करूँगा कि आपको चीज़ें ख़त्म करूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इसको आपको याद करना है कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो एलिफ नॉट होती है, ठीक है। ठीक है, और यहीं पे आप पढ़ लीजिए कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सी, क्वांटिनम कहते हैं। और आप इसको निकालने जाएं तो इसको कहते हैं 2 की पावर एल विच इज सी, ठीक है। बात समझ में? और यहाँ से आप क्या इम्प्लाई करेंगे बाई कैंटर्स थ्योरम, एल इफ नॉट इज लेस देन सी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहाँ पे आपने 2 की पावर एल इफ नॉट को सी क्यों कह दिया? तो जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा उन्हें पता होगा कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो होता है वो 2 रेज़ टू पावर द कार्डिनलिटी ऑफ n होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, उधर से मैंने आपको कर दिया, ठीक है। अब बात आती है हाइपोथेसिस, कैंटर्स हाइपोथेसिस, और उसके बाद हो सकता है हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे यहीं पे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आएंगी। कैंटर हाइपोथेसिस, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखते हैं देयर इज नो transfinite symbol between Aleph not and C. C is a continent, ठीक है। मतलब सीधा सिंपल उनका मानना है कि जो एलिफ नॉट है और जो सी है, जो कि एलिफ नॉट है वो सी से छोटा है, इनके बीच में कोई भी ऐसा सिंबल एग्जिस्ट नहीं करता है जो इन्फिनाइट सेट को रिप्रेजेंट करे। मतलब ये भी आपका इन्फिनाइट सेट की कार्डिनलिटी है और ये भी आपका एक इन्फिनाइट सेट है। मोर ओवर हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक अनकाउंटेबल सेट है और ये आपका काउंटेबल सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी सी और सॉरी अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी सी और काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट के बीच में कोई ऐसा सिंबल नहीं होता है जो इनके बीच में आए। तो ये एक कैंटर हाइपोथेसिस है और ये इस पर थोड़ा सा मतलब बहुत सी चीज़ें हो रखी हैं, बट स्टिल हम इसको मान के चलेंगे पूरे थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। क्योंकि इस पर कोई भी चीज़ नहीं है, अभी सब इसे ही मानते हैं। आपका हाई स्टडीज़ में भी इसी पे बहुत चीज़ें होंगी, आप रिसर्च करना चाहें तो इस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं इन योर फ्यूचर, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिग टॉपिक है जिस पर हमें डिस्कशन करना। बट वी डोंट हैव एनफ टाइम टू डिस्कस मोर अबाउट दिस। यू इफ यू वांट टू डिस्कस मोर अबाउट दिस यू कैन प्रेफर रोडेन, यू कैन प्रेफर एस्किमापा। एस्किमापा में इतना ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बट यदि फॉरेन राइटर्स के ऊपर जाओ तो वहाँ पे ये हाइपोथेसिस को और डिटेल में आपको मिलेगा, या फिर यू कैन प्रेफर विकिपीडिया ऑल्सो। सो व्हेन टू इनफिनाइट सेट्स आर सिमिलर, तो एक नोट लिखते हैं, व्हेन टू
infinite sets are similar, then mm, same transfinite number is used to denote when two infinite sets are similar, then same transfinite number is used to denote their cardinality. ठीक है, मतलब सपोज यदि कोई काउंटेबल सेट हुआ तो उन सब की कार्डिनलिटी जो होती है वो एलिफ नॉट होती है। मैं भी बता दे रहा हूँ, वैसे यहाँ पे मुझे बोलना नहीं चाहिए कि काउंटेबल अनकाउंटेबल, बट स्टिल वी डोंट हैव डीप थ्योरी क्लासेस, वी हैव क्रैश कोर्स। तो आपको हर एक पॉइंट पे मैं नोटिस करता जाऊंगा, यहाँ पे हम इसको आगे पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे पढ़ेंगे, तो मे भी आपको नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग बैचलर्स में थोड़ा सा तो पढ़ के आई हैं, तो आपको नॉलेज होगी कि हम कैसे क्या बात करते हैं। ठीक है, तो ये इन्फिनाइट सेट जिसमें हम एलिफ नॉट होगा, तो जितने भी इन्फिनाइट सेट काउंटेबल सेट, मतलब इन्फिनाइट सेट जिसमें जो काउंटेबल होंगे या फिर काउंटेबली इन्फिनाइट होंगे, तो उनको हम एलिफ नॉट ही कहते हैं। और जो अनकाउंटेबल होंगे तो उसके लिए हम एक ही सिंबल यूज करते हैं, कॉन्टिनम, विच इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो मैं एक मिनट चार्जिंग कैपेसिटी देखता हूँ, उसके बाद मैं आगे कुछ करता हूँ। सो द चार्जिंग कैपेसिटी इज ओनली 11। सो मे बी एक आपको मैं टास्क देता हूँ और उसके बाद मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कैन डिस्कस, आई गिव यू एक्सरसाइज। मैं आपको एक मैपिंग डिफाइन करता हूँ फ्रॉम एन टू जेड। देखो, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम यही करने वाले हैं कि कौन सा सेट किसके सिमिलर है। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। ओके, आपको बहुत अजीब अजीब चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं और जो पढ़ा है उसके लिए नया नहीं हो सकता है। तो आपको एक मैपिंग डिफाइन करनी है एफ से एन टू जेड पे और बताना है ये सिमिलर है कि नहीं। सिमिलरली बेसिस पे एक एन क्रॉस एन से आपको एन बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, सिमिलरली बेसिस पे आपको जीरो क्रॉस सॉरी फ्रेंड्स, जीरो क्रॉस वन पे क्रॉस जीरो क्रॉस वन से आपको बताना है कि इसके सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, और बात की जाए कि जैसे आर इज सिमिलर टू जीरो वन है कि नहीं। ठीक है, एन इज सिमिलर एन क्रॉस एन है कि नहीं, ये तो मैपिंग में ऊपर बता ही दिया। तो ऐसे ही कोई भी ये ए कॉमा बी के सिमिलर है कि नहीं, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो कल इन सब पे बात करेंगे। सो ये सब आपके लिए एक्सरसाइज है, आप सोचिए, मैपिंग डिफाइन करिए कि किस मैप से आप क्या कह सकते हैं, या फिर आप कुछ भी बना पा रहे हैं। तो मैपिंग मैंने आपको फंक्शंस वगैरह पढ़ा रखा है, वन वन पढ़ा रखा है और टू पढ़ा रखा है। ठीक है, पहला टास्क फंक्शन डिफाइन करना है, दूसरा टास्क वन वन डिफाइन करना है और टू डिफाइन करना है, सिमिलर बन जाएगा। सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है, आपको बाइजेक्टिव मैप चाहिए। क्या चाहिए, बाइजेक्टिव। तो कल आके हम यही करेंगे, वन वन ऑन टू दिखाएंगे, सिमिलर हो जाएगा, वन वन ऑन टू दिखाएंगे, सिमिलर हो जाएगा। तो द नेक्स्ट टास्क इज टू डिफाइन कि कौन से सेट्स आपस में सिमिलर हैं जो हम जानते ही नहीं है। ठीक है, और द नेक्स्ट लेक्चर में हम काउंटेबल अनकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। और मैंने शुरुआत में बोला था आपको कि हम लोग डीप पढ़ेंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल पूरा चैप्टर फिनिश करने के बाद मैं एक दो वीडियो में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें PYQs होंगे, जिसमें न्यू क्वेश्चंस होंगे। तो उसकी परेशानी मत करिएगा, PYQs क्वेश्चंस का भंडार है। ठीक है, बस एक बार आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए वीडियोस से, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, आराम से बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि यदि आप अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, द कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमल। ठीक है, बहुत छोटा कॉस्ट है, फटाफट ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज आपको साथ में फ्री मिल रही है। ठीक है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो यदि आप ज्वाइन करेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।